हाँ तो बच्चों देखिए, हमारा सामाजिक विज्ञान में जो चैप्टर चल रहा है वो है वन और वन्य जीव संसाधन। तो मैंने पहले वाले टॉपिक में आपको वन्य जीव जैव विविधता क्या होती है वो समझाया था, और इसके साथ साथ जैव जो विविधता है उसको हमने जो है कितने भागों में, कितने श्रेणियों में हमने विभाजित किया है। क्योंकि जीवों की पाई जाने वाली विभिन्न जातियों को हम जैव विविधता कहते हैं। ये सारी जैव विविधता जो है एक पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण करते हैं, जिसमें हम भी उसके एक हिस्सा हैं। तो पृथ्वी के पर्यावरणीय संतुलन के लिए जो है सभी जीव जंतुओं का होना बहुत जरूरी है। तो जिस तरह से मनुष्य ने संसाधनों का विदोहन किया है, तो हमें बहुत से जो जीवधारी हैं, बहुत से जो प्राणी हैं, उनमें कमी आई है। तो उसके लिए हमने परसों मैंने आपको बताया था, सामान्य जातियाँ हैं, कुछ संकटग्रस्त हैं, कुछ सुवेदी हैं, कुछ दुर्लभ हैं, कुछ स्थानिक हैं, कुछ लुप्त जातियाँ हैं। तो आखिर हमारी जैव विविधता की रिक्ति की जो कारण है वो आखिर क्या है? आखिर क्यों इस तरह से जो हमारी जो जैव विविधता है, जो हमारे जीव जंतु हैं, ये इन कमी क्यों आई है? इसके पीछे रीजन क्या है? क्योंकि देश के विकास के लिए क्या नाम कहते हैं, सभी संसाधन का होना बहुत जरूरी है, चाहे वो वन्य जीव हैं या आपके पेड़ पौधे हैं। क्योंकि हमें खाने से लेकर ईंधन, लकड़ी, रबड़, दवाइयाँ और अनेक प्रकार की चीज़ें जो है अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति जो है हम इन्हीं संसाधनों से करते हैं। तो लेकिन और बहुत सी जगहों पर जो है हमारी मानवीय क्रियाओं के द्वारा ही जो है इनमें क्या आई है, कमी आई है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि खनन क्रिया है, रेलवे का निर्माण है, कंस्ट्रक्शन कार्य है, निर्माण कार्य है, और झूम की खेती है। उत्तर पूर्वी राज्यों में झूम की खेती है। तो इन सब से जो है वनों की कटाई हुई है। तो वनों की कटाई होने से जो है क्या नाम कहते हैं, हमारा ये जैव विविधता है उसमें क्या आ गई है, कमी आ गई है। इसके साथ साथ विकास परियोजनाएं हैं। आज़ादी के बाद जो है हमारे देश में बहुत सी बड़ी बड़ी परियोजनाएं लागू की गई। उन परियोजनाओं में जैसे आपका भाखड़ा नंगल बांध परियोजना है, रिहंद बांध है, बांधों का निर्माण किया गया। तो ये सब बड़ी बड़ी जो योजनाएं थी, उससे ये सब जो हमारा पारिस्थितिक तंत्र था वो सब क्या हो गया, जलमग्न हो गया। मतलब हमारे जितने भी जीव जंतु थे, जितने भी हमारे पेड़ पौधे थे, ये सब हमारे क्या हो गए, जलमग्न हो गए हैं। तो जैसे बंगाल में जो है टाइगर रिजर्व एरिया है, वहाँ पर डोलोमाइट की खनन क्रिया से जो है जो बंगाल में जो टाइगर रिजर्व क्षेत्र था उसको जो है नुकसान हुआ है। तो आखिर आज हम देखते हैं कि हमारे जो वन्य जीव है वो आवासों की ओर क्यों आ रहे हैं? क्योंकि उनके पास जो है जंगलों में कुछ नहीं है। जंगलों में उनके पास उनका जो आवास स्थान है, वो आवास स्थान को कहीं ना कहीं हमारे क्रियाओं द्वारा, हम मानवीय क्रियाओं के द्वारा जो है हमने उसको क्या किया, प्रभावित किया है। तो इसलिए हमारे वैज्ञानिकों ने इसमें जो पर्यावरण है उसके बहुत से कारण उन्होंने बताए हैं कि पशुचारण है, ईंधन के रूप में लकड़ी का उपयोग है, और क्या नाम कहते हैं, ये सब काट कर जो है पारिस्थितिक तंत्र जो है देश के मूल्यवान पदार्थ, खनिज, ये सब संसाधन हमारे क्या है, संचय कोष हैं, जो तेजी से विकसित, जिस तरह से हमारे तेजी से औद्योगिकरण हो रहा है, शहरीकरण हो रहा है, अगर हमारे पास इस प्रकार का पारिस्थितिक तंत्र अगर संचय कोष के रूप में रहेगा तो वो आने वाले समय के लिए क्या रहेगा, हम उसका उपयोग कर सकते हैं। तो उसी प्रकार आप देख सकते हैं जैसे हिमालयन यव एक चीड़ के प्रकार का एक सदाबहार वृक्ष है, एक औषधि पौधा है। विशेषकर आपके जो है इसके पेड़ की छाल, पत्तियों और टहनियों से जो है, जड़ों से टक्सोल नाम का एक केमिकल निकलता है, रसायन निकलता है, जो कैंसर की रोगों के उपचार के लिए जो है उपयोग में लाया जाता है। और लेकिन धीमे धीमे क्या है कि कैंसर जैसी बीमारी के लिए जब इतना इम्पोर्टेंट ये पौधा है हिमालयन यव, विशेषकर हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में ही पाया जाता है, तो इसके भी हजारों पेड़ जो है सूख गए हैं। तो ये भी एक चिंता का विषय है।
क्योंकि हमें जितने भी आज के देश में जो भी समस्या है, जैसे अभी आप देख सकते हैं जितने भी बीमारियां हैं, संक्रामक बीमारियां हैं, उनका इलाज करने के लिए जो भी चीज़ें हमें बनानी है, जो भी वैक्सीन हमें बनानी है, वो सब हमें संसाधनों से हमें बनानी पड़ेगी। जैसे अभी कोविड-19 है, उस कोविड-19 की वैक्सीन बनाने के लिए जो है दुनिया के वैज्ञानिक लगे हुए हैं। तो ये सब संसाधनों से, हम प्राकृतिक संसाधनों से जो है कहीं ना कहीं उसका हम क्या निकालेंगे, उसका समाधान निकालेंगे। तो जैव विविधता को कम करने के कारकों में आपका वन्य जीवों का विनाश है, क्योंकि वन्य जीवों का जो विनाश है उसका जो कुछ लोग क्या करते हैं कि जो जानवर होते हैं उसका आगठन करते हैं, गलत तस्करी के रूप में प्रयोग करते हैं। तो ये भी जो है, और इसके अलावा आग, आपने देखा होगा कि समय समय पर कभी क्या होती है जंगलों में आग लग जाती है। और इसके साथ साथ जो है ये भी जो है हमारा पर्यावरण का सही ढंग से रखरखाव न होने से ये भी जो है जैव विविधता का विनाश का एक कारण है। क्योंकि इस प्रकार के आग से, इस प्रकार के घटनाओं से क्या होता है कि हमारी जंगलों की जो जैव विविधता होती है वो नष्ट हो जाती है, और उसके साथ साथ जो है उसमें सभी लोग क्या होते हैं, प्रभावित होते हैं। तो इस तरह से जो है क्या नाम कहते हैं, ये पर्यावरण विनाश के मुख्य दोषी। और इसके साथ साथ जनसंख्या वृद्धि है, क्योंकि लगातार हमारी जनसंख्या बढ़ रही है। तो जितने भी हमारे संसाधन है उसी जनसंख्या को, उस जनसंख्या को ही जो है वर्तमान में जो हमारे पास संसाधन है उसी से हमें उनका उपयोग करना होता है। तो अत्यधिक जनसंख्या विस्फोट ये भी एक कारण रहा है, क्योंकि हम सब अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उन्हीं संसाधनों का प्रयोग करते हैं, तो जिससे कहीं ना कहीं हमारा जैव विविधता को क्या होता है, नुकसान होता है। तो इसलिए यद्यपि अमेरिकी नागरिक का औसतन संसाधन उपभोग एक सोमाली नागरिक के औसत के उपभोग से 40 गुना ज़्यादा है, तो इस प्रकार भारत जो है 5% धनी लोग और 25% गरीब लोगों की तुलना में संसाधन उपभोग द्वारा पर्यावरण को अधिक नुकसान पहुंचाते हैं। तो मतलब हमारे वहाँ जो संसाधन है, ज़्यादातर संसाधनों का जो विदोहन किया है वो अमीर लोगों ने किया है, मतलब गरीब लोगों ने नहीं किया, बल्कि 25% मतलब ज़्यादा जो है 25%, मतलब 5% धनी लोगों की अपेक्षा 25% गरीब लोगों की तुलना में हमने संसाधन का उपयोग अधिक जो हमारे संपन्न वर्ग है उन्होंने किया है, क्योंकि मनुष्य लालची होता है। और इस प्रकार से जो है वनों और वन्य जीवन के विनाश से जो है केवल विज्ञान को ही नुकसान नहीं हो रहा है, जीव विज्ञान को ही नुकसान नहीं हो रहा है, बल्कि हमारी जो जैव संसाधन का विनाश का मतलब सांस्कृतिक विविधता से भी जुड़ा हुआ है। केवल ये विज्ञान का विषय ही नहीं है, क्योंकि वनों और वन्य जीव की जो नुकसान हुआ है वो विनाश मात्र जीव विज्ञान का अध्ययन का पार्ट नहीं है, बल्कि हमारी सांस्कृतिक विविधता से भी ये जुड़ा हुआ है। और जैव विनाश की कई मूल जातियां और वनों पर आधारित समुदाय भी निर्धन होते जा रहे हैं। बहुत से हमारे समाज में ऐसे जनजातियां हैं, ऐसे लोग हैं जो जिनका पूरा व्यवसाय जो है वनों पर आधारित होता है, तो वो जो है हाशिए पर चले गए हैं। और यह समुदाय खाने पीने, औषधि, संस्कृति, आध्यात्म के लिए वनों और वन्य जीवों पर क्या थे, निर्भर हैं। तो गरीब वर्ग में भी जो है महिलाएं पुरुषों की तुलना में अधिक प्रभावित हैं, क्योंकि हम देखते हैं क्योंकि अक्सर हमारे समाजों में खाना, चारा, जल, अनेक चीज़ों की जो आवश्यकताओं को जो इकट्ठा करना होता है उसमें महिलाओं की भूमिका मुख्य होती है। और जैसे इन संसाधनों की कमी होती जा रही है तो हमारी महिलाओं के ऊपर कार्यभार बढ़ा है। आपने देखा होगा कि हमारा अधिकांश समय पानी पर ही चला जाता है। पानी को ही जो है क्या नाम कहते हैं, प्राप्त करने के लिए हमें हमारी महिलाएं, हमारे घर की जो महिलाएं होती हैं उनको काफ़ी दूर 10-10 किलोमीटर, 5-5 किलोमीटर जो है पानी के लिए जाना पड़ता है। तो इसके प्रभाव सभी जगह पड़े हैं। महिलाओं के ऊपर जो घर का जो जिम्मेदारी है उनके ऊपर है, तो उनके ऊपर भी अतिरिक्त समय और भार पड़ा हुआ है। तो ये भी एक समस्या है। तो हम देख रहे हैं उसके विनाश, मतलब किस तरह से हम उससे प्रभावित हो रहे हैं। और इसके साथ साथ जो है जब हमारा समय अन्य चीज़ों पर ज़्यादा लग जाता है तो हम बच्चों पर जो है उसका प्रभाव पड़ता है, बच्चों की उपेक्षा होती है। और वन कटाई के परोक्ष परिणाम, जैसे वनों की जब हम कटाई करते हैं, अधिकतर वनों का जब विनाश होता है तो सूखा होता है, बाढ़ आती है, और इसमें गरीब तबके के लोग ज़्यादा प्रभावित होते हैं। तो इससे सीधे सीधे जो है गरीबी और पर्यावरण निम्नीकरण का सीधा क्या होता है, परिणाम होता है। मतलब इससे हमारा पर्यावरण को नुकसान होता है, गरीबी होती है। तो कहीं ना कहीं हमारे जो इस प्रकार का जो संसाधन है, इन संसाधनों का दुष्परिणाम, दुरुपयोग से जो है
मतलब हमारा समाज जो है सभी लोग उससे क्या होते हैं, प्रभावित होते हैं। अब हम बात करते हैं इसके संरक्षण की। आखिर हम भारत में वन्य जीव और इसका संरक्षण कैसे कर सकते हैं। तो जैसे कि हम देखते हैं कि कितनी उपयोगिता संसाधनों की है, किस तरह से हम अपने संसाधनों का अपने लिए उपयोग बनाते हैं। तो वन और वन्य जीवन में जो है तेजी से जिस तरह से इसका ह्रास हो रहा है, तो इनका संरक्षण करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जिस गति से जो है हम वनों और वन्य जीवों का दोहन कर रहे हैं, तो इसका संरक्षण बहुत जरूरी है। तो इसका संरक्षण नहीं बल्कि पारिस्थितिक विविधता भी बनी रहेगी। अगर हम संरक्षण करेंगे तो हमारा जो पारिस्थितिक जो विविधता है, जो पारिस्थितिक जो हमारा तंत्र है, जिसमें सभी लोग उसके पार्ट है। एक पारिस्थितिक तंत्र में जीव जंतु, पेड़ पौधे, कीट पतंगे, मनुष्य सब है उसमें। उस पारिस्थितिक विविधता में सभी लोग हैं तथा हमारे जीवन साध्य संसाधन जो हमको जीवन, जिससे हमें जीवन मिला है। जैसे जीवन हमें किससे मिलता है, जलवायु और मृदा। तो तीन ऐसी चीजें हैं जो हमारे जीने के लिए महत्वपूर्ण है। और इसके अलावा जो है विभिन्न जातियों में बेहतर रहने के लिए वनस्पति और पशुओं में जीन्स को भी हमें क्या करती है, संरक्षित करती है। तो कृषि में भी जो है आमतौर पर हम कृषि पर अभी भी पारंपरिक फसलों पर निर्भर है। जलीय जैव विविधता मोटे तौर पर मछली पालन बनाए रखने पर भी निर्भर है। मतलब हमारे पास जो भी मतलब कार्य हैं, तो जैसे हमारा कृषि कार्य है, हम पारंपरिक फसलों का ही उत्पादन करते हैं और जल में हम अक्सर मत्स्य उत्पादन ही करते हैं। तो 1960 और 1970 के दशकों में, मतलब कहने का मतलब यह है कि जो मतलब जिस तरह से हम इनका उपयोग कर रहे हैं, तो उनका संरक्षण बहुत जरूरी है। बिना संरक्षण से हम क्या नहीं कर सकते हैं, आने वाली पीढ़ी के लिए मतलब हमारा जो सतत पूर्ण विकास है वो क्या हो सकता है, प्रभावित हो सकता है। तो 1960 से 1970 के दशकों के दौरान पर्यावरण संरक्षकों ने राष्ट्रीय वन्य जीव सुरक्षा कार्यक्रम की मांग की। उन्होंने कहा भाई जिस तरह से हमारे वन और वन्य जीव को नुकसान हो रहा है, तो 1960 और 1970 के दशक में राष्ट्रीय वन्य जीव सुरक्षा कार्यक्रम बनाया गया। तो उसमें भारतीय वन्य जीव जो अधिनियम बनाया गया वो 1972 में एक कानून बनाया गया। सन 1972 में, आपको याद होना चाहिए, इसको नोट करने वाली बात है। भारतीय वन्य जीव रक्षण अधिनियम कब पारित हुआ, सन 1972 में। तो इस 72 के प्रावधान के अनुसार क्या थे कि सारे भारत में रक्षित जातियों की सूची प्रकाशित की गई। मतलब भारत में जितने भी हमारे वन्य जीव हैं उनकी एक सूची बनाएगी। उनको किन किन को हम मतलब हमें क्या करना है, संरक्षण देना है, तो उसकी सूची बनाएगी। और जो चीज़ें हमारे पास जो जंतु हमारे संकटग्रस्त हैं उनके बचाव के लिए उपाय ढूंढने पड़ेंगे। इस एक्ट के तहत, इस कानून के तहत उनको बचाना पड़ेगा। उनका जो गलत तरीके से जो शिकार होता है, आकटन होता है, तो कानून के द्वारा जो है इसको हम रोक लगा पाएंगे और हम इस क्षेत्र को हम क्या नाम कहते हैं, एक आरक्षित क्षेत्र घोषित करके वहाँ पर जो है कोई भी इस प्रकार की गतिविधि नहीं होगी। तो इस प्रकार के इसमें जीवों के व्यापार पर रोक लगाना, और इसके साथ साथ केंद्र और राज्य सरकारों ने मिलकर जो है राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव पशु विहार स्थापित किए। तो इसी की वजह से 1972 का जो कानून है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो 1972 है, उस 72 के द्वारा जो है राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव पशु विहार स्थापित किए गए। और इसमें केंद्र और राज्य सरकारों ने दोनों ने इस प्रकार की परियोजनाओं को बनाया, परियोजनाओं को स्थापित किया, ताकि हमारे वन और वन्य जीवों को हम सुरक्षा प्रदान कर सकें। तो इन प्राणियों में जैसे बाघ है, एक सिंगा वाला गैंडा है, कश्मीरी हिरण है, हुंगल है, और 3 प्रकार के मगरमच्छ हैं, जैसे स्वच्छ जल मगरमच्छ है, लवणी जल मगरमच्छ है और घड़ियाल है। इसके अलावा एशियाई शेर है, ये सब शामिल हैं। इसके अतिरिक्त तो कुछ भारतीय हाथी है, काला हिरण है, चिंकारा है, भारतीय गोंडवाना, हिम तेंदुआ है। इसका शिकार, व्यापार पर संपूर्ण और आंशिक प्रतिबंध लगाकर इनको हमने कानूनी रूप दिया। मतलब वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो 1972 था, तो इन चीज़ों को, इन वन्य जीवों को बचाने के लिए हमने इन क्षेत्रों को, जहाँ जहाँ भी ये जीव रहते हैं वहाँ पर हमने उनको इस प्रकार के कानून बनाकर केंद्र और राज्य सरकारों ने उन क्षेत्रों को आरक्षित घोषित करके इनकी संकटग्रस्त और जो ये चीज़ है इनको कम करने का हमने क्या किया, प्रयास किया। तो जैसे बाघ परियोजना है, तो वन्य जीव संरचना में बाघ, टाइगर एक महत्वपूर्ण जंगली जाति है। अगर आप टाइगर प्रोजेक्ट की बात करेंगे तो सबसे जंगली जातियों में सबसे महत्वपूर्ण जंगली जो आपका ये योजना है उसमें बाघ परियोजना महत्वपूर्ण है। तो 1973 में क्या नाम कहते हैं, इसकी संख्या जो थी
अनुमानित संख्या 55,000 से घटकर 1,800 तय रहेगी। अगर आप 20वीं शताब्दी के आरंभ में अगर हम देखें तो बाघों की संख्या, अनुमानित संख्या 55,000 से, पहले 55,000 थी 20वीं शताब्दी की स्टार्टिंग में, और ये घटकर कितनी रहेगी 1,827। तो कितना कम हो गया, कितनी संख्या में कम होगी। तो इसके पीछे मतलब कोई ना कोई रीजन रहा है, किसका मतलब लोग इसके गलत तस्करी करते हैं, कोई गलत दुरुपयोग करते हैं। तो बाघों को मारकर उसकी चोरी करना, उसके आवासीय स्थल को सिकोड़ना, भोजन के लिए आवश्यक जंगली उपजातियों की संख्या कम होना, क्योंकि बाघ को अपने भोजन के लिए जंगली जानवर ही चाहिए। तो जनसंख्या वृद्धि जो है बाघों की घटती संख्या का मुख्य कारण है। तो जैसे जैसे आबादी बढ़ी तो उनके आवास घट गए, और जंगलों में जो जीव उनके लिए जो भोजन के रूप में चाहिए थे उनकी संख्या भी कम होगी। तो उनके खाल, उनके हड्डियों का जो है कहीं ना कहीं इस्तेमाल होता है। इसका मतलब कुछ लोग जो है उसका गलत तरीके से दुरुपयोग करते हैं और उनकी हड्डियों और उसके खालों का जो है व्यापार करते हैं। तो चूंकि भारत और नेपाल दुनिया के 2/3 बाघों के आवास उपलब्ध कराते हैं, नेपाल और हमारा देश जो है 2/3, मतलब इसका मतलब आप ये मान के चलो कि हमारा लगभग 66% जो है क्या नाम कहते हैं बाघों की संख्या हमारे भारत और नेपाल में है। और अतः ये देश ही शिकार, चोरी और गैर कानूनी व्यापार के निशाने पर है। इसका मतलब हमारे देशों में जो है गैर कानूनी तरीके से इनका क्या हुआ, व्यापार हुआ है। तो प्रोजेक्ट टाइगर विश्व की बेहतरीन वन्यजीव परियोजनाओं में से एक है। तो फिर इसको बचाने के लिए क्या बनाया गया, क्या नाम कहते हैं, प्रोजेक्ट टाइगर, समझ गए। तो ये दुनिया की जो है विश्व के एक बेहतरीन वन्यजीव परियोजना है। तो इसकी शुरुआत 1973 में हुई, 72 में तो कानून बना, 73 में इस बाघ परियोजना को मतलब टाइगर प्रोजेक्ट को जो है, प्रोजेक्ट टाइगर को जो है लागू कर दिया गया। और जब ये परियोजना लागू की गई तो उसमें संख्या भी बढ़ी। 1950 में हमारे पास 4,002 और 1989 में 4,334 होगी। मतलब जैसी इसको इस प्रकार का प्रोजेक्ट टाइगर बनाया तो संख्या भी क्या होगी, बढ़ गई। मतलब जो कहाँ 1829 आ गई थी 20वीं शताब्दी में, तो हमारे देश में जो है इनकी संख्या लगभग 4,334 पहुँच गई। और 1993 में जो है इनकी संख्या फिर घट गई, फिर 3600 आ गई। और भारत में जो है 37,761 वर्ग किलोमीटर, जो हमारा 37,761 वर्ग किलोमीटर जो क्षेत्रफल है, इस क्षेत्र में 27 बाघ रिजर्व हैं। मतलब 27 मतलब जो आपका क्या नाम कहते हैं 37,000 से भी अधिक वर्ग किलोमीटर का जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में हमारे 27 बाघ रिजर्व क्या है, एरिया है। और बाघ संरक्षण मात्र एक संकटग्रस्त जाति को बचाने का ही प्रयास नहीं है, अभी तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, जैव जाति को भी बचाना है। जैव जाति को मतलब जो अन्य जो जाति हैं, बाघ के अलावा जो अन्य जाति हैं उनको भी बचाना है। तो इसमें जो मुख्य जो हमारे उत्तराखंड में जो हमारे मुख्य जो आपके कार्बेट जो आपके ये इस प्रकार के जो राष्ट्रीय उद्यान या वन्य जीव परियोजनाएं हैं, जैसे उत्तराखंड में हमारा कौन है, कार्बेट नेशनल पार्क है, हमेशा नक्शे में बनने के लिए आता है, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है। और इसके अलावा पश्चिम बंगाल में सुंदरबन है, मध्य प्रदेश में बांधवगढ़ है, और राष्ट्रीय उद्यान, और राजस्थान में सरिस्का है, वन्य जीव पशु विहार है, असम में मानस है, तो ये केरल में पेरियार है। तो ये सब हमारे क्या है, इस प्रकार के जो है बाघ परियोजना प्रोजेक्ट टाइगर, यानी कि उत्तराखंड के इसके अलावा अन्य राज्यों में भी जो है, चाहे वो कार्बेट नेशनल पार्क है, चाहे वो क्या नाम कहते हैं सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान है, चाहे वो बांधवगढ़ है राष्ट्रीय उद्यान है, या सरिस्का वन्य जीव पशु विहार है, या मानस बाघ रिजर्व है, इसको आप ये नक्शे में आप भरेंगे तो ये टाइगर, ये 1 नंबर का प्रश्न अवश्य आता है यहाँ पर। तो ये सारी चीज़ें जो है जो जिन जिन राज्यों में जो इस प्रकार के प्रोजेक्ट टाइगर है, इन प्रोजेक्ट टाइगरों के उन राज्यों के नाम और उनको जो है मानचित्र में आपको भरना है। तो आजकल अब इस प्रकार से जो है, तो ये मुख्य हमारे बाघ परियोजना है। तो ये इससे जो है कहीं ना कहीं इस प्रकार की परियोजना बनाकर, इस प्रकार के इस 1972 में जो ये एक्ट बना, उस एक्ट के बाद 73 में इसको लागू किया गया। तो ऐसे बाघों की संख्या को मतलब अन्य जैव विविधता को बनाए रखने के लिए ये चीज़ें लागू करके कहीं ना कहीं उसमें क्या हुई, सफलता हासिल हुई है। तो इसके अलावा आजकल संरक्षण परियोजनाओं जैव विविधताओं पर केंद्रित होती है, क्योंकि अनेक विभिन्न प्रकार के घटक भी इसमें हैं। क्योंकि इसमें जो है हमारे जो बहुत सी जो कीट पतंगे हैं, तो उसमें वन्यजीव अधिनियम में जो है आपका जो वन्यजीव अधिनियम 1980 और 86 के तहत, फिर दूसरा जो एक वन्यजीव अधिनियम बनाया गया, उसके अनुसार जो है कीट पतंगे, मृगे, ड्रैगन फ्लाई, इनको भी क्या कर दिया गया, शामिल कर दिया गया है। केवल बाघों को ही नहीं, मतलब विभिन्न घटक जैव विविधता के जो अन्य जो छोटे घटक हैं, है,
तो उन छोटे छोटे जो चीज़ें हैं, चाहे वो कीट है, वन्यजीव या आपके पतंग हैं, तितलियां हैं, भिरगे हैं, ड्रैगन फ्लाई हैं, इनको भी शामिल किया गया। और 91 में जो है 6 जातियां पहली बार इस सूची में रखी गई। तो इस प्रकार से जो है ये तो था मतलब बाघ परियोजना और क्या नाम कहते हैं उनका संरक्षण, ठीक हो गया। तो भारत में वन और वन्यजीव संरक्षण क्या क्या किया, उसके लिए क्या बनाया गया, क्या नाम कहते हैं भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972, और इस 72 के द्वारा जो है प्रोजेक्ट टाइगर नाम की जो है योजना चलाएगी, और जो है जिसके द्वारा जो है बहुत सी जैव विविधताओं को बचाया गया। अब हम उसी प्रकार बात करते हैं वन और वन्यजीव संसाधनों के प्रकार। तो यदि वन और वन्यजीव संसाधनों को यदि संरक्षित करना है तो उनका प्रबंधन और नियंत्रण करना बहुत जरूरी है। अगर हम क्या नाम कहते हैं वन और वन्यजीव संसाधन है तो उनका सही से प्रबंधन होना चाहिए, नियंत्रण होना चाहिए और विनियम। हालांकि एक चीज़ें काफ़ी अपने आप में कठिन है, पर भारत में अधिकतर वन और वन्य जीवन का प्रत्यक्ष रूप से सरकार का अधिकार के क्षेत्र में है। मतलब हमारे वहाँ जो योजना है, जो क्या नाम कहते हैं जो वन और वन्य जीव जो क्या नाम इसका जो प्रबंधन है, जो इसका मैनेजमेंट है या जो कानून है या जो चीज़ें लागू होती है वो सब सरकार के हाथ में है। और इसके अलावा वन विभाग हमारा है, वन विभाग भी जो है इस पर काम करता है, मुख्य इसका एक डिपार्टमेंट ही अलग बना रखा है। तो ये सब सरकार के साथ तालमेल बिठा के जो है इसका हम क्या करते हैं उचित प्रबंधन करते हैं। तो इसको भी हम अलग अलग भागों में बांट सकते हैं। तो वन और वन्यजीव संसाधनों का उसकी जब हम प्रकार की बात करते हैं तो सबसे पहले है आरक्षित वन। आरक्षित वन का मतलब होता है जिस तरह से हमने क्या नाम कहते जीवों का बताया था, किस प्रकार से जो है मानव में क्या नाम कहते भारत में इनकी कमी आई है, तो हमने उनका अध्ययन करने के लिए विभिन्न प्रकार के जो जीव मतलब प्राणियाँ थी, जैव विविधता थी, उनको हमने सामान्य, संकट, सुवेदी और दुर्लभ स्थानिक इस रूप में बांटा था। तो उसी प्रकार जो है क्या नाम कहते हैं वन और वन्य जीवों को भी जो है उसका भी जो है अलग अलग प्रकार से उसका वर्गीकरण किया गया है। तो पहला वन है आरक्षित वन। आरक्षित वन का मतलब ये होता है कि देश में आधे से अधिक वन क्षेत्र आरक्षित वन घोषित किए गए। मतलब वनों को बचाने के लिए भी जो है हमारी सरकार ने, केंद्र सरकार, राज्य सरकार ने जो है वनों को बचाने के लिए भी जो है कुछ क्षेत्र क्या कर दिए गए, आरक्षित घोषित कर दिए गए। मतलब वहाँ पर जो है जो मूल्यवान जो आपके क्या नाम कहते हैं, क्योंकि वो वहाँ वन और वन्य प्राणियों को संरक्षण मतलब ताकि इस प्रकार के आरक्षित वन से क्या होगा, उस क्षेत्र में पाए जाने वाले जितने भी हमारे वन्य जीव हैं वो क्या रह जाएंगे, सुरक्षित रह जाएंगे। और ये क्षेत्र आपका कौन सा जो मूल्यवान वन है, कुछ लोग क्या करते हैं लकड़ी की तस्करी भी करते हैं। बहुत से ऐसे आपके वन होते हैं, पेड़ होते हैं, पौधे होते हैं जो काफ़ी मूल्यवान होते हैं, तो लोग गैर कानूनी तरीके से उसका उपयोग करते हैं। ये हो गया आरक्षित वन। दूसरा हो गया रक्षित वन। रक्षित वन का मतलब वन विभाग के अनुसार देश के कुल क्षेत्र का 1/3 हिस्सा रक्षित वन है। तो जो हमारा वन विभाग है उसमें 1/3 उसका हिस्सा है। तो इन वनों को अधिक नष्ट होने से बचाने के लिए क्या की जानी है, सुरक्षा की जानी है। तीसरा है अवर्गित वन। अवर्गित वन का मतलब होता है इस प्रकार के वन में जैसे बंजर भूमि है जो सरकार, व्यक्ति और समुदाय के स्वामित्व में होते हैं। अवर्गित जो वन है उसमें सबका अधिकार होता है, समुदाय, गांव, व्यक्ति, बंजर भूमि, ये जो मतलब कुछ जिसका क्लासिफिकेशन नहीं किया है, ऐसा वन जिसका कोई क्लासिफिकेशन वर्गीकरण नहीं किया है, तो उसको हम अवर्गित वन कहते हैं। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं। तो क्या नाम कहते हैं वनों को बचाने के लिए जो है 3 इसके मुख्य पार्ट है, एक तो आरक्षित वन, दूसरा रक्षित वन और तीसरा अवर्गित वन। आरक्षित और रक्षित वन ऐसे स्थायी वन क्षेत्र हैं जिनका रखरखाव इमारती लकड़ी है और अनेक प्रकार के पदार्थ हैं, और ताकि जो वन और वनों से प्राप्त होने वाले जो पदार्थ हैं उसको क्या किया जा सके, बचाया जा सके। तो इस प्रकार का जो वन क्षेत्र हमारा मध्य प्रदेश में है, समझ गए। मध्य प्रदेश के स्थायी वनों में अंतर्गत सर्वाधिक अधिक है। तो वहाँ पर जो है मध्य प्रदेश में ये क्षेत्र आपका लगभग 75% है। मतलब लक्षित और आरक्षित वन क्षेत्र का जो ज़्यादा भाग है 75% भाग हमारा कहाँ है, मध्य प्रदेश में है। इसके अलावा हमारा जम्मू कश्मीर है, आंध्र प्रदेश है, उत्तराखंड है, केरल है, तमिलनाडु है, पश्चिम बंगाल है, महाराष्ट्र में भी जो है कुल वनों का एक बड़ा हिस्सा क्या है, आरक्षित वनों का है। मतलब हमारा उत्तराखंड राज्य से लेके आपका पश्चिम बंगाल है, तमिलनाडु है, तो यहाँ पर भी जो है बहुत से क्षेत्र को जो है वनों को क्या किया, आरक्षित क्षेत्र घोषित किया है। आरक्षित क्षेत्र घोषित का मतलब है कि वो सरकार के अधीन है, उसमें कोई भी इस प्रकार का जो है जन सामान्य के लिए जो है उस वनों पर क्या होगा, प्रतिबंध होगा, कानून लागू होगा। और इसी प्रकार राजस्थान के कुछ क्षेत्र है वहाँ पर भी जो है एक बहुत बड़ा हिस्सा उसका हिस्सा है। तो इसमें पूर्वोत्तर में भी जो है, पूर्वोत्तर में जैसे आसाम है, मेघालय है
और इसके अलावा गुजरात में भी जो है कुछ ये यहाँ पर क्या है, अवर्गित वन है। मतलब गुजरात और पूर्वोत्तर के सभी राज्यों में यहाँ पर जो वन है वो अवर्गित वन है, क्योंकि यहाँ पर इन क्षेत्रों पर जो आपके वन है वो स्थानीय समुदाय करता है। स्थानीय समुदाय अवर्गित वन का मतलब है मतलब उन वनों पर स्थानीय समुदाय और क्या नाम कहते हैं व्यक्ति और क्या नाम कहते हैं बंजर भूमि शामिल होती है, जिसके वहाँ के लोग जो है उसका क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। तो गुजरात और पूर्वोत्तर राज्य में हमारा अवर्गित वन का क्षेत्र ज़्यादा है। अब उसके बाद हम बात करते हैं समुदाय, वन और संरक्षण। तो समुदाय और वन संरक्षण का क्या संबंध है? वन संरक्षण की नीतियाँ हमारे देश में कोई नई बात नहीं है। वन हमारे देश के कुछ मानव प्रजातियों की आवाज़ भी है, और भारत के कुछ क्षेत्रों में तो स्थानीय समुदाय सरकारी अधिकारियों के साथ मिलकर अपने आवास स्थलों के संरक्षण में जुटे हैं। मतलब हमारे जो कुछ ऐसे हैं, कुछ सरकारी योजनाएं भी है, कुछ समुदाय भी जो है सरकार के साथ मिलकर काम करती है। तो इसकी दीर्घकाल की उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो सकती है। जैसे आपका सरिस्का बाघ रिजर्व स्थान, जैसे सरिस्का बाघ रिजर्व आपका राजस्थान में है, तो वहाँ के गाँव के लोग वन्य जीव रक्षण अधिनियम के तहत वहाँ खनन कार्य को बंद करवाने के लिए संघर्षरत हैं। मतलब बहुत से हमारा समुदाय भी जो है कहीं ना कहीं वनों को बचाने के लिए, वन्य जीवों को बचाने के लिए प्रयत्नशील है। तो इस प्रकार का उदाहरण हमें मिलता है राजस्थान में। राजस्थान का जो सरिस्का बाघ रिजर्व क्षेत्र है, तो वहाँ के राजस्थान के उस क्षेत्र के गांव के लोग जो है वहाँ पर कोई भी इस प्रकार का कार्य नहीं होता है। खुद जो जनता जो है आगे आती है, और कई क्षेत्रों में तो लोग स्वयं वन्य जीव आवासों की क्या करते हैं, रक्षा कर रहे हैं। तो उसमें सरकार की ओर से भी जो है हस्तक्षेप स्वीकार नहीं करते, मतलब वो खुद कर रहे हैं, मतलब सरकार को जरूरत ही नहीं है। मतलब ऐसे भी लोग हैं, कहीं पर हमारी संस्कृति इसको आप कह सकते हैं, ऐसे भी लोग हैं जो सरकार को भी उनमें कोई रोल नहीं, बल्कि खुद ही गांव के लोग समुदाय जो है उन वनों और वन्यजीवों को क्या करते हैं, बचाते हैं। तो राजस्थान का जो अलवर जिला है वहाँ पर 5 गाँव के लोगों में 12,000 हेक्टेयर वन भूमि भैरवदेव डाको सेंचुरी घोषित कर दी है। मतलब राजस्थान का जो अलवर जिला है उसके 5 गाँव के लोगों ने जो है 12,000 हेक्टेयर भूमि को, सॉरी 1200 हेक्टेयर भूमि को जो है, वन भूमि को जो है भैरवदेव डाको सेंचुरी घोषित कर दी है, और जिसके उनके अपने नियम कानून है, समझ गए। और वहाँ पर शिकार वर्जित है, बाहरी लोगों की घुसपैठ नहीं होती है। तो कहीं ना कहीं राजस्थान के ये जो लोग हैं ये कहीं ना कहीं हमारे वन्य जीवों को क्या करते हैं, बचाते हैं। उसी प्रकार हम बात करते हैं पवित्र पेड़ों की झुरमुट और विविध दुर्लभ जातियाँ। तो इसके साथ साथ आप देख सकते हैं कि भारत में जो है अनेक प्रकार का देश है, भारत विविधताओं का देश है। तो प्रकृति की पूजा सदियों पुराना जनजातीय विश्वास है। प्रकृति की पूजा हम करते हैं, एक जनजातीय विश्वास भी है। तो बहुत से जिसका वो आधार प्रकृति के हर रूप में रक्षा की जाती है। तो इन विश्वासों में विभिन्न मूल कौमारियों को बचाकर रखा जाता है। तो कुछ ऐसी भी हमारी जनजातियाँ जो क्या नाम कहते हैं, उनकी पूजा करते हैं। उन पे क्या नाम कहते हैं, इस प्रकार के कुछ जनजातियाँ हैं जो वनों की मूल कौमारियों को बनाकर रखते हैं। तो उन्हें वो पवित्र पेड़ों के झुरमुट यानी कि देवी देवताओं के वन कहते हैं। मतलब कुछ ऐसे वन होते हैं, ऐसे पेड़ पौधे होते हैं जिनको वो भगवान के रूप में मानते हैं। और वनों के इस प्रकार के भागों में, वनों के ऐसे बड़े भागों में स्थानीय लोग ही घुसते हैं और नहीं किसी अन्य को छेड़छाड़ करने देते हैं। तो जो कुछ इस प्रकार का जो क्षेत्र होता है वहाँ पर वही लोग जाते हैं, वही उसकी रक्षा करते हैं, बाहर के लोग नहीं जाते, उसमें नहीं जाते हैं। तो कुछ समाज विशेष, कुछ हमारा भारत का समाज जो है कुछ पेड़ों की पूजा करते हैं। आपने देखा होगा, जैसे आपके क्या नाम कहते हैं, अगर हम आदिकाल से देखते हैं तो हमारा छोटा नागपुर का क्षेत्र मुंडा और संथाल जनजातियाँ, नागपुर का जो छोटा नागपुर क्षेत्र में जो मुंडा और संथाल जनजातियाँ हैं, ये महुआ और कंदों के पेड़ों की पूजा करते हैं, समझ गए। उसी प्रकार अगर आप उड़ीसा और बिहार की जनजातियों को देखेंगे तो वो शादी के दौरान इमली और आम के पेड़ों की पूजा करते हैं। और हम में से जो है बहुत से व्यक्ति पीपल और वट वृक्ष है, जैसे पीपल की वृक्ष है, तुलसी है, पीपल को पवित्र क्या नाम कहते हैं, पीपल की पूजा होती है, समझ गए। तो पीपल और वट वृक्ष की को भी हम पवित्र मानते हैं, क्योंकि पीपल को क्या है, वैसे भी अगर आप वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अगर आप पीपल को देखेंगे तो सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन क्या करता है, वो रिलीज करता है। तो देखो हमारी संस्कृति, हमारे भारतीय समाज की एक संस्कृति भी रही है कि किस तरह से हम अपने द्वारा जो है क्या नाम कहते हैं, वनों की पूजा करते हैं। एक तरह से अपने आप वनों का हम क्या कर सकते हैं, संरक्षण। मतलब कुछ हमारी ऐसी पद्धतियाँ, कुछ ऐसी हमारी संस्कृति है, उस संस्कृति के द्वारा हम एक अनजाने में, एक परोक्ष रूप से हम उन पेड़ पौधों की क्या कर देते हैं, पूजा या रक्षा, या उनका हम क्या कर लेते हैं, संरक्षण कर लेते हैं। तो भारतीय समाज में अनेक संस्कृतियाँ हैं, प्रत्येक संस्कृति की अपनी अपनी परंपराएं होती है, रीति रिवाजें हैं, समझ गए।
तो आमतौर पर जैसे कुछ कहीं कहीं पर कुछ झरने भी हैं, पहाड़ी भी हैं, चोटियाँ भी हैं, पेड़ भी हैं, पशु भी हैं, उनको हम भगवान का रूप मानकर, समझ गए, हम जो है उसके मंदिर के आसपास जैसे लंगूर है और उसको भी जो है कहीं ना कहीं उनको खिलाते पिलाते हैं। और तो राजस्थान के जैसे बिश्नोई गांव के तो आसपास के जो उसमें काला हिरण, चिंकारा, नीलगाय, बोरू के झुंड दिखते हैं। अगर आप राजस्थान के देखेंगे तो राजस्थान के जो आपका बिश्नोई गांव है, बिश्नोई गांव के आसपास का क्षेत्र जो है काला हिरण वाला क्षेत्र है। तो वहाँ पर काला हिरण है और तो काला हिरण और चिंकारा और नीलगाय और मोरू के झुंड दिखते हैं। तो ये भी जो है कहीं ना कहीं हमारी संस्कृति जो है, हमारी भारतीय जो समाज है, हम विभिन्न प्रकार के पेड़ों की, वनों की, झरनों की, पर्वतों की, पहाड़ों की क्या करते हैं, पूजा के रूप में करते हैं। तो इससे कहीं ना कहीं हमारे वन्य जीव या वनों का हमारा क्या हो सकता है, संरक्षण, मतलब हमारी संस्कृति का हिस्सा रहा है। आज तो उसके लिए कानून की आवश्यकता पड़ रही है, लेकिन कुछ चीज़ों के लिए हम उनको भगवान के रूप में उनकी पूजा करते हैं। तो कहीं ना कहीं जो है हम अपने वनों को क्या देते हैं, संरक्षण प्रदान करते हैं। उसी प्रकार हिमालय में प्रसिद्ध हमारा कौन सा आंदोलन चला, चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन का मतलब आप जानते हैं कि पेड़ों की कटाई को रोकने के लिए जो है हमारे उत्तराखंड में भी जो है ये कानून जो है, ये चिपको आंदोलन चलाया गया। तो इसमें विभिन्न प्रकार के स्थानीय पौधों का प्रयोग करके सामुदायिक वनीकरण अभियान को सफल बनाया गया। मतलब पेड़ों को आप कटाई को रोकने के लिए जो है इस प्रकार का एक जन आंदोलन खड़ा किया गया, समझ गए। और इसी प्रकार जो है पारंपरिक संरक्षण और तरीकों को पुनर्जीवित या पारिस्थितिक कृषि के लिए जो है नए तरीकों का विकास किया गया। उसी प्रकार टिहरी में जो हुआ बीज बचाओ आंदोलन। हमारे उत्तराखंड में टिहरी है, टिहरी जिला है गढ़वाल में, तो वहाँ पर बीज बचाओ आंदोलन है। तो बीज बचाओ आंदोलन को 9 दाने भी कहते हैं। 9 दाने का मतलब ये था, ये बीज बचाओ आंदोलन का मतलब होता है कि रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग के बिना विभिन्न प्रकार के फसलों का उत्पादन करने के लिए क्या देना, बढ़ावा देना। मतलब रासायनिक खादों का, रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग न करके आर्थिक रूप से व्यवहार कृषि उत्पादन, मतलब जैविक खेती को क्या देना, बढ़ावा देना। 9 दाने, जिसको हम कहते हैं 9 दाने, आपको याद होना चाहिए। तो चिपको आंदोलन हिमालय में प्रसिद्ध आंदोलन रहा है, हिमालयी राज्यों में, जो पेड़ों की कटाई के लिए था। और बीज बचाओ आंदोलन हमारा टिहरी में रहा, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या था, रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग किए बिना एक क्या नाम कहते हैं, जैविक खेती को बढ़ावा देना। तो भारत में संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रम क्या नाम कहते हैं, शहरी वनों को प्रबंधन और पुनर्निर्माण में स्थानीय समुदाय की भूमिका के महत्व को उजागर करते हैं। तो हमारे भारत में जो है, जो आपका संयुक्त वन प्रबंधन जो कार्यक्रम था, उसमें लोगों को जोड़ा गया, समझ गए, और समुदाय और उनके बीच जो है का आपस में कोऑर्डिनेशन करके जो है इसका बचाने का प्रयास किया गया। तो औपचारिक रूप से इन कार्यक्रमों की शुरुआत 1988 में हुई। समुदाय को साथ लेकर जो है ये कार्यक्रम हमारा 1988 हुआ। तो उड़ीसा राज्य ने संयुक्त वन प्रबंधन का पहला प्रस्ताव पास किया। तो इसमें राज्य सरकारों ने जो है प्रस्ताव रखा, तो 1988 में जो है, ताकि समुदाय को, लोगों को जोड़कर जो है वनों का हम सही से क्या कर सकते हैं, प्रबंधन, मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो जब तक आप गांव के लोगों को विश्वास में नहीं लेंगे, कोई भी सरकारी पॉलिसी तब तक सक्सेस नहीं हो सकती है जब तक लोगों को उस पर विश्वास न हो, जब तक आप उसको लोगों को नहीं जोड़ेंगे। तो इसी प्रकार जो है उड़ीसा में ये पहला पास हुआ। और इसके विभाग के अंतर्गत संयुक्त वन प्रबंधन, मतलब जो शहरी जो वन है, जो वनों का नुकसान जो हो रहा है, तो उसमें गांव स्तर पर संस्थाएं बनाई गई। ग्रामीण और वन विभाग के लोग मिलजुल कर जो है, अधिकारी, ये सब मिलकर जो है क्या नाम कहते हैं, समुदाय मिलकर जो है वनों को बचाते हैं। और गैर इमारती वन उत्पादों की हकदारी होते हैं। मतलब सरकार क्या करती है, जैसे आप कंस्ट्रक्शन कार्य तो होता ही है, भवन निर्माण तो होता ही है, तो ये सब सरकार द्वारा जो है फिर क्या है, पेड़ दिए जाते हैं कि भाई ठीक है, अगर आप किसी को मकान हक दिया जाता है, मतलब अगर आप उस क्षेत्र के वनों को, अगर आप समुदाय, सरकार, वन प्रबंधन, वन विभाग सब मिलजुल कर अगर वहाँ के वनों का प्रबंधन करेंगे तो आपको फिर पेड़ मिलेगा। मतलब अगर आपका कोई कार्य होगा तो वहाँ पर अगर आपका कोई मकान का कार्य चल रहा है तो आपको फिर एक उसका हक मिलेगा, है नहीं है। मतलब पेड़ लगाना, सुरक्षा करना, और आपको फिर उसको क्या दिया जाएगा, सरकार तो आपको क्या देगी, अपने मकान निर्माण करने के लिए आपको पेड़ भी उपलब्ध कराएगी। तो भारत में पर्यावरण विनाश और पुनर्निर्माण की क्रियाशीलताओं से हमें सीख मिलती है। तो स्थानीय समुदाय को हर जगह प्राकृतिक संसाधनों में शामिल करना चाहिए। तो हमारे जितने भी स्थानीय समुदाय हैं, तो हमें अपने प्राकृतिक संसाधनों का जो अगर हमें प्रबंधन करना है, अगर मैंने कहा कि कोई भी नीति बनती है तो हमें जन समुदाय को साथ देना चाहिए। जब तक जन समुदाय को हम साथ नहीं लेंगे वो योजना क्या नहीं होती, सफल नहीं होती है। अतः
वे ही विकास क्रियाएं मान्य होनी चाहिए जो जनमानस पर केंद्रित हो। तो विकास विकास एक सतत रूप से चलने वाली प्रक्रिया है, तो वही विकास को हमें मान्यता मिलनी चाहिए जो जनमानस के लिए केंद्रित हो, जो पर्यावरण के हितैषी हो और जो आर्थिक रूप से प्रतिबल हो। मतलब विकास तो हमें करना है, पर हमारा वो विकास करना चाहिए सतत पुरुष नहीं होना चाहिए, जो जनमानस के लिए उपयोगी है, जो आने वाली पीढ़ी के लिए क्या हो, अच्छा हो। तो इस तरह से जो है हम क्या कर सकते हैं, वनों का प्रबंधन कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जो है ये चैप्टर आपका यहाँ पर पूरा हो गया है। तो इसमें आपका मुख्य कार्य क्या होगा, एक मानचित्र कार्य होगा। इसमें जो क्या नाम कहते हैं, ये कुछ नक्शा कार्य इसमें है। प्रोजेक्ट टाइगर मतलब आपके कार्बन नेशनल पार्क है विभिन्न राज्यों को, ये आपको बनना है, ये मैं आपको दूंगा और इसके प्रश्नोत्तर आपको आप लिखने हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है ये हमारे भूगोल का जो है ये दूसरा वन और वन्य जीव संसाधन जो है पूरा हो गया है। तो इसके साथ ही जो है अब आगे की जो चैप्टर है हम आगे को फिर बाद में आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। थैंक यू।